Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. विलियम शेक्सपियर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 5 है। ट्वेल्थ नाइट करेंगे। लास्ट हमने ख़त्म किया था हैमलेट पे। एक चीज़ मुझे आपको इसमें बतानी थी और थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने आपको जब यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर के वर्क्स जो होते हैं वो इंस्पायर्ड हैं यूनिवर्सिटी विट्स से। काफ़ी सारे शेक्सपियर के वर्क्स यूनिवर्सिटी विट्स के वर्क्स से इंस्पायर्ड हैं। उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था रोजलिंड का, जो कि एक कैरेक्टर है किस वर्क में, एज यू लाइक इट में। तो रोजलिंड एक वर्क है बाय थॉमस लॉज, रोजलिंड यूफियसिस गोल्डन लेगेसी। ये मैंने आपको बोला था कि कमेंट्स में लिखना पूरा टाइटल। तो वो वर्क, उसका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि शेक्सपियर ने वहाँ से इंस्पिरेशन ली होगी। एक वर्क जो मैंने आपको और बताना था वो बताना था उर हैमलेट। हैमलेट का प्राइमरी इंस्पिरेशन कंसिडर किया जाता है उर हैमलेट को। और उर हैमलेट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये थॉमस किड का वर्क है। थॉमस किड वो यूनिवर्सिटी विट्स जो बाकी यूनिवर्सिटी विट्स की तरह कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े हैं। वो यूनिवर्सिटी विट जिन्होंने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है। ये दोनों मैं आपको करा चुकी हूँ, आपको याद होना चाहिए। द स्पेनिश ट्रेजेडी, ठीक है। स्पेनिश ट्रेजेडी और इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं स्पेनिश ट्रेजेडी और हैमलेट में। स्पेनिश ट्रेजेडी में भी वो प्ले स्टेज करते हैं। वो एक जिस तरह से मैंने हैमलेट में बताया था ना आपको कि क्लॉडियस गिल्टी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हैमलेट एक प्ले स्टेज करवाते हैं। उसी तरीके से स्पेनिश ट्रेजेडी में भी एक प्ले स्टेज किया जाता है। उसमें भी मर्डर वाला पूरा सीन है, वो आप रिवाइज करना जाके कि क्या बोल रही हूँ मैं। तो बेसिकली क्या कि शेक्सपियर ने इंस्पिरेशन ली हुई है अपने हैमलेट के लिए, ठीक है। अब आ जाओ आप ट्वेल्थ नाइट पे। ट्वेल्थ नाइट वॉट यू विल, टाइटल इंपॉर्टेंट है, बताती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले ऑफ केक्स एंड एल, ये सॉमरसेट मॉगम का वर्क है। और ये जो टाइटल है ये ट्वेल्थ नाइट में एक फ्रेज़ आता है, उसमें से ही ये टाइटल लिया गया है। और वो जो लाइन है वो सर टोबी बोलेंगे। सर टोबी एक कैरेक्टर हैं जो आगे आएंगे। सर टोबी इस लाइन को बोलते हैं और उस लाइन में से सॉमरसेट मॉगम ने क्या अपना टाइटल लिया है, ऑफ केक्स एंड एल। एल क्या होता है? एल एक बियर होती है, ठीक है। फिर मिडिल मार्च है जॉर्ज एलियट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। जॉर्ज एलियट ने एक द मिल ऑन द फ्लॉस भी लिखा है, शायद आपने सुना होगा उसके बारे में। तो वही सेम राइटर, उनका मिडिल मार्च एक वर्क है और उसमें ये लाइन है, बाय स्वैगरिंग कुड आई नेवर थ्राइव, फॉर द रेन इट रेनथ एवरी डे। फर्स्ट बाय स्वैगरिंग, स्वैगरिंग होता है अपना एकदम कॉन्फिडेंस में रहना, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो या बेहतर हो दूसरों से, उस तरीके का कॉन्फिडेंस। तो बाय स्वैगरिंग कुड आई नेवर थ्राइव, थ्राइव जी नहीं सकते आप, अच्छे से नहीं जी सकते। तो बाय स्वैगरिंग कुड आई नेवर थ्राइव, फॉर द रेन इट रेनथ एवरी डे। हर दिन बारिश होती है। बारिश यहाँ पे मतलब लिटरल बारिश नहीं है, यहाँ पे बारिश का मतलब है प्रॉब्लम्स, ट्रायल्स जो आपकी लाइफ में आते हैं, जिसमें आपका टेस्टिंग होती है ना, उस तरह से। तो ये लाइन मिडिल मार्च के जॉर्ज एलियट ने लिखी हुई है। और ये लाइन कहाँ से इंस्पायर्ड है? ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में लास्ट में जो आपकी स्पीच है वो क्लाउन देते हैं, फेस्टे क्लाउन है इस वर्क में। फेस्टे एक स्पीच देते हैं लास्ट में। स्पीच तो क्या आप उसको बोलोगे, पर हाँ जो उनके लाइन्स हैं लास्ट में, उसमें वो ये दोनों लाइंस बोलते हैं। ये साथ साथ नहीं आती, थोड़ा सा गैप है लाइंस के बीच में और फिर आती हैं। तो ये वहाँ से लिया गया है, ठीक है। इस वर्क की सेटिंग क्या है? इलिरिया। इलिरिया एक फिक्शनल टाउन है शेक्सपियर के इस वर्क में। वैसे तो इलिरिया आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि ये एक जगह है, लेकिन जो शेक्सपियर ने यूज़ किया है इसे कंसिडर किया जाता है कि ये एक फिक्शनल प्लेस है, ठीक है। अब आते हैं टाइटल के ऊपर। ट्वेल्थ नाइट क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डे है वो होता है आपका 25 दिसंबर। और इस दिन क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। अब इसमें 12 दिन ऐड करो, क्या आएगा? 12 दिन ऐड करो 25 में, द आंसर विल बी 6th of January। 6th of January इज़ द ट्वेल्थ नाइट एंड ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ एपिफनी, ठीक है। और ये इसलिए सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि इस दिन क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ था, उनको बैप्टाइज किया गया था। बैप्टाइज समझते हैं आप?
बैप्टिज़्म एक ऐसा रिचुअल है जहाँ पे आप बच्चे के ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं या उन्हें पानी में इमर्स करते हैं। और इसका एक ऐसा मतलब होता है कि अब ये मतलब ये क्रिश्चियनिटी में एडमिटेड है, ठीक है, अब ये क्रिश्चियनिटी में आ चुके हैं। तो ये इनका एक क्रिश्चियनिटी का एक रिचुअल है। तो क्राइस्ट वॉज बैप्टाइज्ड आफ्टर 12 डेज, जब उनका जन्म हुआ था, और उसे 12th नाइट कहते हैं और उसी दिन ये फीस्ट सेलिब्रेट की जाती है और इसीलिए मतलब ये 12th नाइट है। ठीक है, ये है 12th नाइट का मतलब। वट यू विल का मतलब या तो आप इसे 12th नाइट बुला लो या वट यू विल, जो आपकी मन करे आप वो बुला लो इस प्ले को। वट यू विल, मर्जी है आपकी, विल चाह, ठीक है। तो ये है। अब आ जाते हैं हम स्टोरी पे। तो स्टोरी में ड्यूक ऑर्सिनो है, ओलिविया है, वायला है, सेबेस्टियन है, सारे कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 12th नाइट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो उसको पढ़ लेना क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं 12th नाइट से क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। चलो, अ, जो इस वर्क की स्टार्टिंग है ना, जो स्टार्ट होता है ये प्ले, उसमें फर्स्ट लाइन होती है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ड्यूक ऑर्सिनो ये लाइन बोलते हैं और वो बहुत दुखी हैं। और वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि ओलिविया उनसे प्यार नहीं करती। ड्यूक ऑर्सिनो लव्स ओलिविया बट ओलिविया डज नॉट रेसिप्रोकेट हिज लव। रेसिप्रोकेट मतलब ओलिविया वापस उन्हें प्यार नहीं करती हैं। सो शी डज नॉट रेसिप्रोकेट हिज लव। अब होता क्या है कि ओलिविया ने अपना भाई खोया है, तो वो डिसाइड करती हैं कि वो 7 साल तक मोर्निंग करेंगी। क्या करेंगी? ओहो, MOURNING, मोर्निंग, दुख व्यतीत करेंगी। और क्योंकि वो दुख अपना करने वाली हैं तो इसलिए वो किसी से मिलेंगी नहीं 7 साल तक, तो ये वो डिसाइड करती हैं। तो ये एक तो ये याद रखो। एक साइड पे क्या हो रहा है कि वाइला और सेबेस्टियन, इनका शिपरेक हो गया है। शिप रैक, ठीक है। अब क्या हुआ है, उनका शिप रैक हो चुका है। वाइला अपने आप को एक सी शोर पे पाती हैं, वो एक शोर पे हैं और वहाँ पे उनके साथ एक और इंसान है, कैप्टन। और ऑब्वियसली सेबेस्टियन जो उनका भाई है वो उनके साथ नहीं है, तो या मैं लिख देती हूँ ब्रदर। क्योंकि सेबेस्टियन उनके साथ नहीं है तो वो अज्यूम करती हैं कि शिपरेक के दौरान सेबेस्टियन शायद नहीं बचे होंगे, ठीक है। और वाइला के साथ कौन होते हैं? कैप्टन। कैप्टन वाइला को बोलते हैं कि ये जो टाउन, जो जगह है इलीरिया, वो जानते होते हैं उस जगह को अच्छे से, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे ना ड्यूक और सीनो जो हैं वो लिविया से प्यार करते हैं और लिविया उनका प्यार रेसिप्रोकेट नहीं करती हैं। तो वो ऐसे से उनको बताते हैं। तो फिर वाइला बोलती है कि ओलिविया के साथ वो काम करना चाहेगी। पर कैप्टन उसे बताते हैं कि कैसे ओलिविया की भाई की डेथ हुई है और इस वजह से वो एक पीरियड ऑफ मोर्निंग ऑब्जर्व कर रही हैं और वो किसी से नहीं मिलेंगी एटलीस्ट 7 साल तक। तो फिर वाइला डिसाइड करती है कि ठीक है, अगर ओलिविया के पास काम नहीं कर सकती तो वो ड्यूक ऑर्सिनो के पास काम करेंगी। लेकिन ड्यूक ऑर्सिनो के पास काम करने के लिए उन्हें अपना भेस बदलना पड़ता है, जिसे क्रॉस ड्रेसिंग कहेंगे हम यहाँ पे। डिस्गाइज्ड हैं और क्रॉस ड्रेस कर रहे हैं अपने आप को। लड़की ने लड़के का भेस लिया हुआ है अब, ठीक है। एंड कैसे क्रॉस ड्रेस कर रहे हैं? एज सिजेरियो, ठीक है। क्रॉस ड्रेसिंग एग्जाम्पल स्टार्टिंग में द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, उसके बाद अभी मैंने कल कराया है एज यू लाइक इट में कौन रोजलिंड ड्रेस करती हैं? एज होम? गैनेमीड, ठीक है। तो यहाँ पे वाइला ड्रेस कर रही हैं सिजेरियो और ये ड्यूक ऑर्सिनो के पास चली जाती हैं और धीरे धीरे ड्यूक ऑर्सिनो को काफ़ी पसंद आते हैं सिजेरियो और उनको लगता है ये बहुत अच्छा है और वो उसको पेज बॉय बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो सिजेरियो क्या है? पेज बॉय बन गए हैं अब। और ड्यूक ऑर्सिनो के बेसिस पे सिजेरियो ओलिविया को वू करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? वू करने जाएंगे। क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ वू करना क्या होता है। तो सिजेरियो ओलिविया को वू करने जा रहे हैं, किसके बिहाफ पे? ड्यूक ऑर्सिनो के बिहाफ पे। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है, जब सिजेरियो ओलिविया के पास जाते हैं, काफ़ी बार जाते हैं, उनको वू करने की कोशिश करते हैं, तो ओलिविया को सिजेरियो से ही प्यार हो जाता है। अब ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार नहीं हुआ उनको, उनको सिजेरियो से प्यार हो गया। और इधर क्या हो गया है कि सिजेरियो जो कि एक लड़की हैं, वायला हैं, उन्हें ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार हो गया है। लेकिन
वायला को भी पता है कि ड्यूक और सिनो उसे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वो तो समझते हैं कि वो सिजेरियो हैं, है ना। और ओलिविया को एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिजेरियो तो एक नाटक है ना, है तो वो वायला है, ठीक है। तो एक लव ट्रायंगल बन गया है। ड्यूक ऑर्सिनो लव्स ओलिविया, ओलिविया लव्स सिजेरियो, बट वायला लव्स ड्यूक ऑर्सिनो, ठीक है। अब इस सारे जो ये लव ट्रायंगल है इसमें एक और इंसान है, एंड्रयू एगुचिक। ही वॉन्ट्स टू वेड ओलिविया। ये ओलिविया के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके रास्ते में कौन है, सिजेरियो, ठीक है। तो एंड्रयू एगुचिक को ऑब्वियसली बात है यार, सिजेरियो नहीं पसंद होंगे, तो ये सिजेरियो को ना एक डुएल में इनवाइट कर लेते हैं। एक डुएल में क्या होता है, डुएल में बता चुकी हूँ पिछले वाले वीडियो में। तो एंड्रयू एगुचिक वायला को डुएल के लिए इनवाइट करते हैं। अब सिजेरियो को, मतलब सिजेरियो को डुएल के लिए इनवाइट करते हैं। वो क्या करती है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाती, मतलब उससे पहले ही एंटोनियो आ जाता है सिजेरियो को बचाने। अब आपको पता करना पड़ेगा कि एंटोनियो कौन है। जैसे वायला की हेल्प कैप्टन ने की, वैसे ही सेबेस्टियन जो उसका भाई है उसकी हेल्प एंटोनियो ने की, उसको भी बचा लिया। अब सेबेस्टियन और वायला को नहीं पता कि उनके रिस्पेक्टिव भाई बहन जिंदा हैं, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग भी टाउन में हैं और इनको पता नहीं है कि ये दोनों हैं। और दोनों एक जैसे दिखेंगे क्योंकि सेबेस्टियन जो उसका भाई है और वाइला उसकी ट्विन है, तो सिजेरियो बेसिकली एग्जैक्टली सेबेस्टियन की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब सेबेस्टियन इस टाउन में आ गया है और उनका एंटोनियो भी आ गए हैं, इवन दो एंटोनियो जो हैं उनकी बहुत अच्छी बनती नहीं है ड्यूक और सीनो के साथ। तो एंटोनियो टाउन में है क्योंकि सेबेस्टियन वहाँ पे है। तो ये भी दिखाता है कि एंटोनियो और सेबेस्टियन आपस में कितने क्लोज हो चुके हैं, है ना। तो वाइला को वापस आ जाते हैं, मेन जो हम बात कर रहे थे कि वाइला को यानी कि सिजेरियो को एंड्रयू एगुचिक ने डुएल के लिए वो कर दिया है, इनवाइट कर दिया है। अब सिजेरियो तो नहीं लड़ सकते, तो बिल्कुल सही टाइम पे एंटोनियो आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो वो चलो वहाँ बच जाते हैं सिजेरियो। जो थोड़ी देर बाद ना मतलब जब ये सीन हो जाता है थोड़ी देर बाद वो सेबेस्टियन के पास आ जाते हैं और तब उनको लग रहा होता है कि वो सिजेरियो है, पर सेबेस्टियन अपनी हेल्प खुद ही कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तो फिर ये होता है। हाँ, फिर क्या होता है कि ओलिविया जो है वो सेबेस्टियन से जाके बिट्रोदल कर लेती हैं। बिट्रोदल इज़ लाइक एंगेजमेंट टाइप, ठीक है। तो वो उनसे बिट्रोदल कर लेती हैं और सेबेस्टियन को भी समझ नहीं आ रहा था उनको तो, क्योंकि ओलिविया तो समझ रही है कि सेबेस्टियन से जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं। पर सेबेस्टियन को भी लगता है यार कि हाँ ठीक है कर लो शादी, वेल्दी है, सुंदर है, तो ये सब सोच के वो भी कर लेते हैं शादी। तो शादी नहीं मतलब बिट्रोदल, तो वो भी राज़ी हो जाते हैं, ठीक है। फिर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कोई किसी को कुछ समझ रहा है, कोई किसी को कुछ समझ रहा है, तो वो सब चलता है। और अल्टीमेटली सबको पता चल जाता है कि अच्छा सेबेस्टियन और वायला ही ये भाई बहन हैं, और ये बड़े खुश होते हैं जब इनको पता चलता है। और फिर मतलब सारा कुछ सेट हो जाता है क्योंकि वायला भी अपनी रिवील कर देती है आइडेंटिटी कि वो वायला हैं और सिजेरियो नहीं है। और सीनो इनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओलिविया सेबेस्टियन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। साइड में एक और प्लॉट चल रहा है। मैंने आपको बताया एंड्रिया की चीक लाइक्स ओलिविया, बट देयर इज़ अनदर पर्सन हु लाइक्स ओलिविया, वांट्स टू मैरी हर, मालवोलियो। अब ये जो है ना ये ग्रुप है इन तीनों का, सरटोबी, एंड्रिया एगुचिक, मारिया एंड फेस्टे, ठीक है। और ये सब ना मालवोलियो को मज़ा चखाना चाहते हैं, इनको मालवोलियो नहीं पसंद होता। तो मारिया क्या करती हैं, एक लेटर लिखती हैं ओलिविया की हैंड राइटिंग में, ठीक है। क्योंकि मारिया जो है वो मेड सर्वेंट है ओलिविया की, तो ये ओलिविया को काफ़ी क्लोजली जानती हैं। तो वो ओलिविया की ही राइटिंग में एक लेटर लिखती हैं और उस लेटर में वो लिखती हैं मालवोलियो के लिए कि अ, अगर मालवोलियो येलो स्टॉकिंग्स पहनेंगे, गार्टर्स पहनेंगे, अगर वो एकदम एरोगेंट बिहेव करेंगे और हमेशा स्माइल करते रहेंगे, उसका मतलब हुआ कि मालवोलियो भी ओलिविया से प्यार करते हैं, ठीक है। मालवोलियो के लिए एड्रेस्ड नहीं होता है वो लेटर, उसमें एक्चुअली M.O. ऐसे से कुछ लिखा होता है, लेकिन मालवोलियो को लगता है कि वो मालवोलियो के लिए ही एड्रेस्ड है। तो मारिया करती है उस लेटर को, लिखती है और वो मालवोलियो के रास्ते में डाल देती है। मालवोलियो पढ़ता है और वो तो फिर शादी के ख्वाब लेने लग जाता है।
और स्माइल कर रहा है, क्योंकि उस लेटर में लिखा है कि अगर तुम्हें बताना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम स्माइल करो। तो मालवोलियो स्माइल ही करते रहते हैं, और ओलिविया को तो लगता है कि वो उनको कुछ हो गया है, वो एंड ही हैज़ गॉन मैड और समथिंग, क्योंकि वो येलो गार्टर्स पहन के पूरा, येलो स्टॉकिंग्स पहन के पूरा एकदम तैयार। तो ओलिविया, मतलब उनको क्योंकि लग रहा है कि वो मैड हैं, तो वो अलाउ कर देती हैं सर टोबी और इनका ग्रुप को मालवोलियो को एक डार्क रूम में रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अपेरेंटली वो सही हो जाएंगे। और वहाँ पे एक प्रीस्ट आते हैं मालवोलियो की हेल्प करने के लिए, और ये प्रीस्ट कौन है? सर टॉपस। सर टॉपस मालवोलियो की हेल्प करने आए हैं, उन्हें जो हो गया है उसको, मतलब मालवोलियो को कुछ हुआ नहीं है, पर ये तो इन सभी का ट्रिकरी चली हुई है ना। तो सर टॉपस आते हैं और वो मालवोलियो की हेल्प करते हैं, पर वो हेल्प नहीं करते, वो भी वो उसके ऐसे ही प्रैंक ही कर रहे हैं उसके ऊपर। वो फेस्टे है, क्लाउन है वो, है ना। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, मालवोलियो को एक लेटर लिखते हैं मालवोलियो, सटोबी अलाउ करते हैं, क्योंकि सटोबी के ऊपर काफ़ी एंग्री होती हैं ओलिविया, क्योंकि सटोबी मतलब एंड्रयू एगुचीक ने डुअल में इनवाइट किया होता है सिजेरियो को, है ना। तो ओलिविया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है, तो सटोबी ना अलाउ कर देते हैं कि यार मालवोलियो तुम लेटर लिख लो। तो मालवोलियो लेटर लिख लेते हैं ओलिविया को, और उसके बाद अल्टीमेटली सब कुछ एंड हो जाता है, और मालवोलियो को भी उनका लेटर भी ओलिविया तक पहुंच जाता है। तो अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सब सही हो जाता है। और ये कॉमेडी है तो हैप्पी एंडिंग तो होती है कॉमेडीज़ में। तो ये पूरी पूरी स्टोरी है, और इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो है वो इसलिए अराइज होता है क्योंकि सेबेस्टियन और वायला जो एक ही जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो ट्विन्स हैं, और वायला सिजेरियो की तरह ड्रेस्ड है, एक लड़के की तरह ड्रेस्ड है, और ये सिजेरियो और सेबेस्टियन डिट्टो एक जैसे दिखते हैं, और इसलिए सारा कन्फ्यूजन होता है, और इस वजह से इस प्ले में काफ़ी कॉमेडी भी है। अब आई होप आपको प्ले समझ आ गया हो, है ना। अब आ जाते हैं मेरे सवाल पे, जो कि ये है, एक और प्ले में आपको शेक्सपियर का करा चुकी हूँ जहाँ पे आइडेंटिटीज़ की कन्फ्यूजन की वजह से कॉमेडी होती है, उसका क्या नाम है? ये आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, तो फिर से बता देती हूँ। कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें क्या होता है, दो ट्विन्स होते हैं, है ना, टू पेयर ऑफ ट्विन्स हैं, और वो अलग अलग जगहों पे हैं, है ना, वो राइवल सिटीज़ हैं, है ना। और फिर वो कैसे एक सिटी में आ जाते हैं, और फिर कन्फ्यूजन होता है आइडेंटिटी के ऊपर, और वो सब। ठीक है, कौन सा वर्क था? कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्या बताया था मैंने कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में? वो एक ही दिन में हुई थी, मतलब उसमें यूनिटी ऑफ टाइम फॉलो होती है। बताया था कि नहीं बताया था? यूनिटी ऑफ टाइम फॉलो होती है किस में? कॉमेडी ऑफ एरर्स में। और भी बताया था मैंने, ये किसी और प्ले में भी होती है जो भी हमने करना है। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में भी यूनिटी ऑफ टाइम है। ठीक है, चलो, ये हो गया आपके पास ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि फेस्टे जो है वो लास्ट में वो जो लाइंस कुछ बोलता है, जिसमें से सोमरसेट मॉगम, सॉरी अपना मिडिल मार्च में जॉर्ज इलियट ने भी वो लाइंस ली हैं। वो आपको लाइंस में पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खुद तो आपको वैसे करना ही चाहिए पूरा प्ले, पर फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। हम्म A great while ago the world begun with hey ho etc. But that's all one. Our play is done and we'll strive to please you every day. ठीक है, वी विल स्ट्राइव टू प्लीज यू एवरी डे। कौन बोलता है? फेस्टे। फेस्टे कौन है? क्लाउन है। किस वर्क में है? ट्वेल्थ नाइट में है। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? वॉट यू विल। ट्वेल्थ नाइट कौन सी नाइट को बोलते हैं? जिस दिन क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके 12 दिनों के बाद की जो 6 जनवरी है, जिस दिन एपिफनी वाला डे मनाया जाता है। ठीक है, चलो, ट्वेल्थ नाइट तो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम ट्रोइलस एंड क्रेसिडा पे। ठीक है, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा ये ट्रोजन वॉर जो हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रोजन वॉर के जो रेफरेंसेस हैं आपको बहुत मिलेंगे, तो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ ही लो कि ट्रोजन वॉर क्या होता है। बेसिक से समरी मैं भी आपको बता चुकी हूँ, पर थोड़ा सा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा की बात करते हैं। इसमें ट्रोइलस हैं, क्रेसिडा हैं, एपोनिमस कैरेक्टर्स हो गए ये। अब ये एपोनिमस कैरेक्टर्स हैं, और एपोनिमस कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैं बता चुकी हूँ, है ना। तो एपोनिमस कैरेक्टर्स हैं, और ट्रोइलस और क्रेसिडा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ट्रोइलस हैं ट्रॉय के, यानी कि ट्रोजन प्रिंस हैं, TRO से याद रख सकते हो। और क्रेसिडा कहाँ की हैं? ये ग्रीक साइड से हैं, लेकिन इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ठीक है,
जब क्रूसीडर जाती हैं वापस अपने जगह पे, ग्रीक मतलब अपने जो उनका ओरिजिनल होम होता है, तो वहाँ जाती हैं, तो वहाँ इनको प्यार हो जाता है डियोमीड से। ठीक है, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा प्लॉट ऐसा हो जाता है कि ट्रोइलस लव्स क्रूसीडा बट क्रूसीडा लव्स डियोमीड्स, है ना। तो ट्रोइलस और क्रूसीडा की जो स्टोरी है, वो जो ट्रोजन वॉर है वो क्या था, जल्दी से रिवाइज करवा रही हूँ। ट्रोजन वॉर में क्या हुआ था, पेरिस जो थे वो हेलेन को ले गए थे अपने साथ। पेरिस कहाँ के थे, ट्रोजन ट्रोजन प्रिंस थे, ट्रॉय के थे। हेलेन कहाँ की थी, वो ग्रीक साइड से थी। और पेरिस जो थे वो हेलेन को ले गए थे ग्रीक से, कहाँ ले आए थे, ट्रोजन में। अब वो थोड़ा सा ये ना अलग अलग वर्जन है कि हेलेन खुद उनके साथ आई थी या पेरिस उनको उठा के ले आए थे, है ना। वो थोड़ा सा ऐसा है कि हेलेन की विलिंगनेस थी कि नहीं थी, तो वो थोड़ा सा अलग अलग वर्जन्स में डिफरेंट है। तो पर जो भी है, हेलेन उनके साथ आ गई थी, इस वजह से आपका वॉर हुआ है, ट्रोजन वॉर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ओथेलो पे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले है शेक्सपियर का, ट्रेजेडी है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको कई बार ये ऑप्शंस में ओथेलो का लिखा हुआ मिलेगा, और कुछ बार मैंने क्वेश्चंस डिटेल में भी देखे हुए हैं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन था कि ओथेलो, कुछ उनकी स्पीच है और वो बोल रहे हैं कि ये किसको बोल रहे हैं ओथेलो, तो वो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन था। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा ओथेलो को आप थोड़ा डिटेल में आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं होती यार, कुछ भी पूछ सकते हैं। पर अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं एक समरी करती डिटेल्ड, प्लस मैं, अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी सॉलिलोक्वीज़ हैं ओथेलो की वो कर जाती। ठीक है, उससे ज़्यादा बाहर से आया तो कुछ नहीं कर सकते ना, इससे बाहर अगर हमने करा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर फिर जितना याद होता है उस हिसाब से उतना करना होता है ना। चलो, पहली चीज़, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, ये है फुल टाइटल। टाइटल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द मूर ऑफ वेनिस, दो चीज़ें हैं, आपको इनका शायद मतलब नहीं पता होगा। वेनिस इटली, इटली में है, ये आप याद रख लेना कि वेनिस इटली में है। कई बार आपको ऐसे रेफरेंसेस आएंगे, मतलब प्ले होगा सेट वेनिस में, और मान लो क्वेश्चन आ गया और उसमें वेनिस ऑप्शन नहीं है, इटली ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेनिस इटली में ही है। ठीक है, तो वेनिस कहाँ हो गया, इटली में हो गया। इटली कहाँ है, ये मैप पे देखना अगर नहीं पता। यूरोप में एक कंट्री है इटली। तो मूर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मूर एक ऐसा टर्म है जो क्रिश्चियंस, जो यूरोप के क्रिश्चियंस होते थे, वो मुस्लिम्स के लिए यूज़ करते थे। सो वो टर्म होता है मूर। ठीक है, तो ओथेलो है यहाँ पे, द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो अफ्रीका के भी हैं, और इस वजह से इस प्ले में आपको रेशियल टेंशन्स भी मिलेंगी। जो ये कैरेक्टर्स हैं दो, रोड्रिगो एंड आयागो, ये जब ओथेलो की बात करेंगे ना, अब इनके तो हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स ओथेलो के साथ, लेकिन ये ना बड़ी रेशियली चार्ज्ड वर्ड्स में बात करेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे उनकी अपीयरेंस पे, है ना। तो वो चीज़ बताती है कि इसमें थोड़ा रेशियल टेंशन्स भी हैं प्ले में। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सोर्स पे। ओथेलो का जो सोर्स है दैट इज़ ग्ली हेकेटोमिथी बाय सिंथियो। सिंथियो जो हैं, एनी गेसेस कहाँ के हो सकते हैं, ये प्ले कहाँ सेट है, इटली में। सिंथियो जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है इस प्ले की, वो कहाँ के हैं, इटली के हैं। तो कुछ कनेक्शन बन रहा है, जहाँ से प्ले का सोर्स है, जहाँ से प्ले की इंस्पिरेशन है, वो इंसान भी इटली का है, और आपने प्ले भी कहाँ सेट किया है, इटली में सेट किया है। ठीक है, सिंथियो जो हैं वो शिष्य हैं बहुत फेमस बोकेशियो, नाम सुना होगा, मैंने भी कराया है जब मैंने चौसर कराया है। तो बोकेशियो का डेकामरोन वर्क था, जिसने किसको इंस्पायर किया था, द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, फ्रेम नैरेटिव है दोनों में। ठीक है, चलो उसके लिए आप चौसर देखना कि क्या था। तो डेकामरोन जो था बोकेशियो का, उन्होंने इंस्पायर किया था द कैंटरबरी टेल्स को, और सिंथियो जो हैं उन्हीं के शिष्य हैं। उन्होंने ग्ली हेकेटोमिथी लिखा है, उसके अंदर एक स्टोरी है उन कैपिटानो मोरो। आपको मोरो से कुछ समझ आ रहा है, ये देखो, MOOR और यहाँ पे MORO, सिमिलैरिटी लग रही है ना, तो याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है ना, जो सिंथियो का वर्क है उसमें ओथेलो को मूर करके ही बोला जाएगा पूरे प्ले में, उनको इसी तरह से एड्रेस किया जा रहा है। एंड नॉट जस्ट ओथेलो, उसमें जैसे रोड्रिगो हैं, पढ़ेंगे हम इनके बारे में, ये ओथेलो के इंसाइन थे। ठीक
ठीक है, एक रैंक होता है ये मिलिट्री में, तो एनसाइन थे। और रॉड्रिगो को भी सिंथियो के वर्क में एनसाइन ही बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे डेस्डेमोना है ना, ये है डेस्डेमोना, इनको इस वर्क में भी आपको डेस्डेमोना ही बोला जाएगा, ठीक है। दोनों में डेस्डेमोना ही है, जबकि फॉर ओथेलो इट इज़ मोरो एंड फॉर रॉड्रिगो इट इज़ एनसाइन, ठीक है। डेस्डेमोना का इटालियन में कुछ मतलब होता है जो मैं आपको लास्ट में ही समझाऊंगी। अभी के लिए इतना हुआ है, चलो। सेटिंग सेटिंग अभी थोड़ा सा गेसेबल है, मैंने आपको बताया है द मूर ऑफ वेनिस, तो सेटिंग कहाँ होगी, वेनिस में। प्लस साइप्रस में भी है, साइप्रस कहाँ हुआ, ग्रीस में है। अगर आप मैप में देखेंगे ना इटली और ग्रीस को, तो ये पास पास के ही कंट्रीज़ हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं ताइब सली, इनका वर्क है सीजन्स ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, सीजन्स ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ, जो कि इंस्पायर्ड है बाय द वर्क ऑफ शेक्सपियर ओथेलो, ठीक है। एस.टी. कोलरिज, बहुत फेमस रोमांटिक राइटर, पोएट रादर। आयागो, आयागो इस प्ले के विलन हैं, ये हैं, बताऊंगी मैं कौन है। एस.टी. कोलरिज कहते हैं कि आयागो के पास मोटिवलेस मेलिनिटी थी। मेलिनिटी, जब आप किसी के बारे में अच्छा ना सोचो, आप अच्छा ना चाहो, है ना, एक नेगेटिव इमोशन है मेलिनिटी। मोटिवलेस, बिना कारण, कोई मोटिव नहीं है। तो एस.टी. कोलरिज के अकॉर्डिंग आयागो के पास मोटिवलेस मेलिनिटी है, मतलब बिना कारण के वो बिटर हैं, बिना कारण के वो अच्छा नहीं चाहते अबाउट ओथेलो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम प्ले की स्टोरी। सबसे पहले इसमें डेस्डेमोना है, ठीक है। इनके अराउंड क्योंकि काफ़ी कैरेक्टर्स रिवॉल्व करेंगे, इनका कनेक्शंस हैं, तो उस वजह से आप डेस्डेमोना को सबसे पहले याद रखो। ये वेनिस की ही हैं और ये ब्रिबेंशियो की बेटी हैं, ब्रिबेंशियो की बेटी हैं, तो डेस्डेमोना ब्रिबेंशियो की बेटी हैं। डेस्डेमोना ने शादी की है ओथेलो से, ठीक है। लेकिन रॉड्रिगो नाम का इंसान, जो क्या बताया था मैंने, एनसाइन है ये ओथेलो के अंडर, ही ऑल्सो लव्स डेस्डेमोना, ठीक है। बट डेस्डेमोना डज नॉट लव हिम बैक, ठीक है, ऐसा नहीं है, सिर्फ रॉड्रिगो की साइड से प्यार है फॉर डेस्डेमोना। अब डेस्डेमोना ने क्या किया है ना, शादी कर लिया ओथेलो के साथ। तो जब प्ले अभी खुला भी नहीं है, अभी द प्ले हैज़ नॉट इवन स्टार्ट, मतलब ओपन का हिंदी कर दिया मैंने बिल्कुल ही ट्रांसलेट, द प्ले हैजंट इवन ओपनड, अभी उससे पहले ही ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी हो रखी है, ठीक है। तो जब प्ले खुलेगा तो ये बैकग्राउंड, मतलब ये चीज़ हो गई है और स्टार्ट होता है ये कैसियो, ओ आई एम सो सॉरी, नॉट कैसियो, रॉड्रिगो, रॉड्रिगो एंड आयागो, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और बात क्या हो रही है, रॉड्रिगो जो बोल रहे हैं वो आयागो को बोल रहे हैं कि यार मैंने पैसे भी दिए थे तुम्हें कि तुम मेरी हेल्प करते वू करने के लिए, किसको, डेस्डेमोना को, वो मैंने बताया था कि क्या होता है, ठीक है। तो रॉड्रिगो वू करना चाहते हैं डेस्डेमोना को, और उसमें वो हेल्प किसकी चाहते हैं, आयागो की, ठीक है। ज़रा सा ब्रेक लेते हैं स्टोरी से, कैरेक्टर्स जल्दी से समझाती हूँ फिर से। ओथेलो जो हैं, एक तरह से समझ लो कि ये सीनियर हैं इन सब के, कैसियो के भी, आयागो के भी, रॉड्रिगो के भी, ठीक है। तो ओथेलो ने शादी की है डेस्डेमोना से, रॉड्रिगो चाहते हैं डेस्डेमोना को, कैसियो चाहते नहीं है डेस्डेमोना को, लेकिन इन्हें ऐसा फ्रेम किया जाएगा कि इन्हें डेस्डेमोना पसंद है और डेस्डेमोना को भी ये पसंद है, ऐसा है नहीं। ऐसी स्टोरी बनाई जाएगी भाई आयागो, और आयागो ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आयागो को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया, ठीक है, एक हायर रैंक पे कर दिया, जबकि आयागो को नहीं किया, ठीक है। तो आयागो उस चीज़ के बारे में काफ़ी बिटर हैं, उनको इसीलिए थोड़ा सा ऐसे है कि चीज़ों को वो इस तरह से करेंगे, वही ना, मोटिवलेस मेलिनिटी, उनको ओथेलो नहीं पसंद, और वो वैसी सी चीज़ें करेंगे कि फिर ट्रेजेडी होगी। देखो अब क्या है कि कैसियो जो हैं वो लेफ्टिनेंट बन गए क्योंकि ओथेलो ने बोला, उनको प्रमोट कर दिया और आयागो को प्रमोट नहीं किया। आयागो अब एक कहानी रचेंगे अलॉन्ग विद रॉड्रिगो, ये प्लान करेंगे पूरा। प्लान में ये करते हैं कि आयागो एक हैंकी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हैंकी याद रखना, हैंकी लेते हैं जो कि होता, वो डेस्डेमोना को दिया होता है ओथेलो ने, और वो एक उनका टोकन ऑफ लव होता है, ठीक है। इस हैंकी को वो कहते हैं एमिलिया को, एमिलिया कौन है, आयागो की वाइफ है। एमिलिया को बोलते हैं कि तुम ना
डेस्डेमोना का वो हैंकी ला दो मेरे को, है ना। तो एमिलिया ले आती है वो हैंकी आयागो के पास। आयागो उस हैंकी को कैसियो के रूम में रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे वो उस हैंकी के साथ, जो हैंकी ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया था विच मेंट समथिंग फॉर देम, वो एक टोकन ऑफ लव है, वो चीज़ वो कैसियो के कमरे में रखाते हैं, ठीक है। और फिर बता देते हैं किसको, ओथेलो को, कि आयागो और डेस्डेमोना, सॉरी कैसियो और डेस्डेमोना का तो ऐसे है, मतलब दे लव ईच अदर या जो भी। अब ओथेलो ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा सुना तो उनको भी ऑब्वियसली शक हो गया। और फिर वही है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं कि ओथेलो मान जाते हैं, जो आयागो ने इतना वेल क्राफ्टेड प्लान बनाया होता है ना, उसमें वो फंस जाते हैं और वो डेस्डेमोना को मार देते हैं, ठीक है। डेस्डेमोना को मारते कैसे हैं, उसको ना वो पिलो से उसका पिलो मुंह पे रख देते हैं, तो डेस्डेमोना फिर वैसे मर जाती हैं, वो उनका वो सांस नहीं आती है, ठीक है। तो पिलो को रख के डेस्डेमोना को मार देते हैं। जब ये वो कर चुके होते हैं ना डेस्डेमोना के साथ, तब एमिलिया आती है, जो कि डेस्डेमोना की बेसिकली मेड सर्वेंट होती है। एमिलिया इज़ द वाइफ आयागो, द मेन विलन जो सारा कुछ क्राफ्ट कर रहा है, उनकी वाइफ है। वो फिर जाके थेलो को बताती है कि ऐसा ऐसा है, और मेरे को ही बोला था आयागो ने कि डेस्डेमोना के पास से वो हैंकी लाके आयागो को देना। फिर ओथेलो को समझ आता है कि उसने क्या कर दिया। अब क्या है कि जो रॉड्रिगो हैं, जो मतलब सपोजिटली फ्रेंड्स थे, ये दोनों स्टार्टिंग में प्लान कर रहे थे, और रॉड्रिगो ने क्या बोला हुआ था आयागो को कि तुम मेरी मदद, मैंने तुम्हें वो भी दिए, पैसे भी दिए, फिर भी तुम मतलब मदद, जो भी मदद नहीं कर पा रहे या जो भी ऐसा कुछ था, कि रॉड्रिगो आयागो को बोल रहे थे कि आयागो ने वो नहीं कर पाए वो डेस्डेमोना को, इवन दो रॉड्रिगो ने उन्हें मनी भी दिया था। आयागो ने इन्हीं के साथ मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, तो आयागो ने इन्हीं को मरवा दिया, ठीक है, मार दिया था इनफैक्ट खुद ही। आयागो ने रोड्रिगो को मार दिया था ताकि रोड्रिगो अपना मुंह ना खोल पाए बेसिकली। तो फिर ओथेलो जो हैं वो आयागो को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। आयागो एमिलिया को मार देते हैं क्योंकि एमिलिया ने बता दिया है ओथेलो को सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली एवरीबडी इज़ डेड, और कैसियो तो बच जाते हैं। और कैसियो जो होते हैं ये, मतलब ये तो बिना मतलब ही फंस गए, इनकी साइड से कुछ नहीं था, डेस्डेमोना की साइड से भी कुछ नहीं था, है ना। चलो जो भी है, फिर क्या है कि जो डेस्डेमोना है, इनका इटालियन में मतलब होता है इल ओमेंड। ओमेन क्या होता है, ओमेन देखना आप इंग्लिश में कि क्या होता है। ओमेन होता है जैसे कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि कुछ होने वाला है, वैसे टाइप की चीज़ होती है। तो इल ओमन, डेस्डेमोना का मतलब ही ये है, इल ओमन, इल ओमेंड, मतलब किस्मत ही ऐसी थी, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना यार, शी वॉज वेरी फेथफुल टू ओथेलो, ठीक है। अब रॉड्री को इनसे प्यार करते थे, अयागो को ओथेलो से बदला लेना था क्योंकि कैसियो को उन्होंने इंस्टेट कर दिया, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए, अयागो एंड रॉड्रिगो, और फंस बस। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, डेस्डेमोना मर गई जिसका कोई रोल नहीं था। ओथेलो जो है, जब वो ये सब हो जाता है तो लास्ट में वो एक स्पीच देते हैं, एक उनकी सोलिलोक्वी है जो इम्पॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से। तो उसमें वो अपने बारे में ही बोल रहे होते हैं कि उन्होंने जो किया और उन्होंने क्या कर दिया टाइप्स, और वो क्या हैं। तो वो चीज़ उनकी एक सोलिलोक्वी है। और एक एक लाइन है, मैं आपको बताती हूँ वो लाइन क्या है। वो लाइन है, ओथेलो बोलते हैं, आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी, ठीक है। मतलब जहाँ उन्होंने उन्हें किस किया, उधर ही उन्होंने उन्हें मार दिया, ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिकली ये उनके लास्ट वर्ड्स हैं, और इससे पहले वो अपने आप को स्टैब कर चुके हैं खुद ही। तो बेसिकली एक सुसाइड उन्होंने कमिट कर लिया है, और उसके बाद वो ये लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, एक चीज़ देखना आप कि जो स्पार्टन डॉग है ना,
वो आयागो को बोलेंगे और वो लोडोविको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है, याद रखना। लोडोविको भी कैरेक्टर है। वो बोलते हैं स्पार्टन डॉग किसको? आयागो को। तो स्टोरी क्लियर है, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। ब्रेवेंशियो पापा हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि ओथेलो ने डेस्डेमोना से शादी कर ली, और वो ये भी कहते हैं कि ओथेलो ने डेस्डेमोना के ऊपर पता नहीं कोई मैजिक कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से डेस्डेमोना उनसे प्यार करती हैं। पर अल्टीमेटली फिर यही पता लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेस्डेमोना सच में प्यार करती हैं उनसे फॉर वेरियस रीजंस। और रोड्रिगो इससे दुखी होता है। जब प्ले खुलता है तो डेस्डेमोना और ओथेलो की शादी तो हो ही चुकी होती है, और रोड्रिगो जो होते हैं वो आयागो को बोल रहे होते हैं कि डेस्डेमोना की तो शादी भी हो गई, और रोड्रिगो चाहते थे डेस्डेमोना से शादी करना, और आयागो तो उनकी हेल्प भी नहीं कर पाए, है ना। तो फिर वो दोनों डिसाइड आपस में डिसाइड करते हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। कैसियो बेचारा फंस जाता है, इसको वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि कैसियो इज़ इन लव विद डेस्डेमोना। कैसे? क्योंकि कैसियो के कमरे में हैंकी रख देते हैं, वो किसका? जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को दिया होता है ना। तो फिर वैसे वैसे चलता है। अल्टीमेटली ओथेलो को लगता है कि हाँ डेस्डेमोना अनफेथफुल है, वो उन्हें मार देते हैं पिलो रख के मुंह पे। और फिर पता चलता है, एमिलिया बताती है कि वो हैंकी तो आयागो ने ही बोला था एमिलिया को आयागो ने ही बोला था एमिलिया को लाने के लिए फ्रॉम डेस्डेमोना। और एमिलिया क्यों ला सकती थी वो हैंकी? कि उनकी मेड सर्वेंट थी, है ना, तो उनके पास एक्सेस थी डेस्डेमोना की चीज़ों की। तो वो उनको हैंकी ले आती हैं उनका, और फिर एमिलिया बताती हैं ओथेलो को कि ऐसा ऐसा हुआ है। ओथेलो को समझ में आता है, वो आयागो को मार देते हैं, और उससे पहले आयागो एमिलिया को मार देते हैं क्योंकि एमिलिया ने चीज़ें बोल दी हैं। और उससे भी पहले आयागो रॉड्रिगो को तो मार ही चुके होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रॉड्रिगो के साथ तो उन्होंने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, है ना। और अगर रॉड्रिगो ने कभी कुछ बोल दिया तो गए, है ना। तो लास्ट में कुछ लेटर्स मिलते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आयागो ने ही ये सब प्लान किया था। उनके लेटर्स होते हैं जिन्होंने रॉड्रिगो को लिखे होते हैं, तो वो सब भी होता है। और फिर ओथेलो खुद को तो मार ही लेते हैं जब उन्हें पता चलता है, और बोलते हैं आई किस्ड दी एयर आई किल्ड दी। ठीक है, तो ये है आपकी स्टोरी ऑफ ओथेलो। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में देखेंगे बाकी। ठीक है।